मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, ये लास्ट लेक्चर ही रहेगा। करंट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। आप कोई भी बुक, कोई सोर्स हो, कोई क्वेश्चन बैंक हो, आप बनाइए। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं तो करंट फाइनल, और ये लास्ट ही है। मैं इसमें सर्च कर ले रहा हूँ कि क्या क्या बचा हुआ है। थ्योरेटिकल है, छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं और पढ़ाऊँगा, बट आपका करंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पढ़ाऊँगा, डिस्कस कर दूँगा, जिसमें अ, आपको इंस्ट्रूमेंट कुछ डिस्कस कर दूँगा, जिसमें अमीटर है, वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है। वो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर दूँगा। कुछ आरसी सर्किट भी सिखा दूँगा आपको। आरसी सर्किट आईटी एडवांस के लिए और आईटी मेन के लिए। तो बट मेजर पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो चलिए, नंबर 1, ये छोटा छोटा रिजल्ट है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ नंबर 1 में मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर, तो मेटालिक कंडक्टर आप कई बार आप फिगर ऐसे बना चुके हैं कि ये आपका मेटालिक कंडक्टर है, और मेटालिक कंडक्टर में ये जो करंट फ्लो करता है, ये कई बार आप फिगर आप बनाए हुए हैं। ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते यहाँ पे आपका करंट, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, और उसके पीछे रीजन है, इसके अंदर एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहता है। सो यहाँ पे लिख लेंगे कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, उसके चलते मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा है ड्यू टू मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लीजिए ये कॉपर वायर है, अगर ये कॉपर वायर हो गया, और कॉपर वायर से ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा। घर में तो है, जैसे सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट कॉपर वायर है, बाहर में एल्युमिनियम वायर है जो गवर्नमेंट का सप्लाई है, और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने पे क्या वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कि स्टिल न्यूट्रल रहेगा? आंसर है न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि करंट जो होता है एक क्लोज लूप में फ्लो करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्लोज लूप में वापस आ जाएगा। अगर आप ओपन कर देंगे, सर्किट को कट कर देंगे, तो करंट कभी फ्लो कर ही नहीं सकता है। तो ये एक क्लोज साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में जितना इलेक्ट्रॉन चला उतना इलेक्ट्रॉन वापस आना ही है। तो ये न्यूट्रल नेचर जो होता है, न्यूट्रल नेचर ऑफ वायर। तो वायर ऐसा नहीं कि करंट फ्लो करने पे वायर पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज नहीं, न्यूट्रल होना चाहिए। सो मेटालिक कंडक्टर के लिए आपको सीखना था। नेक्स्ट करंट जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें सीखते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बहुत कॉमन है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही प्लानिंग करेंगे तो आप जानते हैं कि ये एक ग्लास का ट्यूब होता है। ये है ग्लास ट्यूब, हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड रहेगा। इसके क्रॉस हम लोग 10,000 वोल्ट, इतना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद है हम लोग को, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। और यहाँ हमें लगाना है एनोड, कुछ भी आप लगा देंगे यहाँ पे, कैथोड एनोड, कुछ भी आप एनोड लगा देंगे, और ये यहाँ पे लगा देंगे कैथोड।
माइनस एनोड और कैथोड। 10,000 वोल्ट है और यहाँ से इस जगह से यहाँ से हम लोग कोई गैस पास करेंगे यहाँ पे ऐसे, ऐसे यहाँ से हमें पास करना है कोई भी हाइड्रोजन गैस, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही पढ़ते थे हम लोग, तो हाइड्रोजन जो है वो गैस पास करते थे। और 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज जो है हमें सप्लाई करना होता था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में। हार्ड ग्लास का ट्यूब होता है कि ट्यूब ब्रेक ना करे, और जैसे ही गैस अंदर जाएगा, ये हम लोग जानते हैं कि गैस जैसे ही अंदर जाएगा इतनी हाई एनर्जी पे ब्रेक कर जाता है। तो गैस जैसे अंदर गया इतना हाई एनर्जी पे ब्रेक कर जाएगा, ये ऐसे क्रैक हो जाता है। ब्रेक करने के बाद वो आयोनाइज भी हो जाता है। ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे H हाइड्रोजन जो है वो आयोनाइज हो जाता है, यहाँ H+ और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये आयोनाइज हो जाता है अंदर में, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तभी ना ट्रांजिशन होता था लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज ऐसे। तो इतने हाई एनर्जी पे ये आयोनाइजेशन हो जाता था, ऐसे आयोनाइजेशन, इस तरह से आयोनाइजेशन हो जाएगा और ऐसे इस तरह से। और आयोनाइजेशन के बाद देखिए ये पॉजिटिव वाला चार्जेस जो हैं इस साइड मूव करने लगेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं इस साइड मूव करेंगे। इसी के चलते इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन भी है एंड फ्री आयंस भी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब conduct electricity through the movement of free electrons and free ions. free ions, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस के मूवमेंट के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। ये हो नेक्स्ट हम लोग सेमीकंडक्टर ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ले लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे, जो बचे हुए पॉइंट है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है देखते हैं। आप जानते हैं जैसे ये एक मोल्टन सोल्यूशन या एक्वा सोल्यूशन भी आप ले सकते हैं, आपको पढ़ा हुआ है 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। ऐसे ले लीजिए, ये है एक्वा सोल्यूशन ही ले लीजिए, एक्वस और NaCl सोल्यूशन ले लेंगे, ऐसे ले लीजिए एक्वस NaCl सोल्यूशन। यहाँ से सोडियम आयन ले लेंगे, वाटर का H आयन भी ले लेंगे, यहाँ से OH आयन ले लेंगे, क्लोराइड आयन ले लेंगे, ऐसे वाटर भी है ना H+ OH- और NaCl हो गया आपका। अब यहाँ पे रॉड लगा लीजिए, ऐसे ऐसे, ये प्लस साइड कर लेंगे, इसको माइनस साइड कर लेंगे, ये प्लस साइड है, प्लस वाले को एनोड कहेंगे और माइनस वाला जो है ये कैथोड हो गया। और इसको आप बैटरी से कनेक्ट भी कर सकते हैं, ये बड़े वाला साइड से इसको कनेक्ट कर लेंगे, छोटा वाला साइड से इसको कनेक्ट कर लेंगे, ये प्लस और माइनस ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे कि सोडियम और हाइड्रोजन में से इनमें से जो पहले डिस्चार्ज करेगा ये है आपका H+। ये हम लोग पढ़े हुए थे, यहाँ से H+ डिस्चार्ज होगा और यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये हम लोग पढ़ा हुआ था। इसमें से क्लोरीन डिस्चार्ज करेगा और क्लोरीन डिस्चार्ज करके यहाँ से बनाएगा Cl2 गैस। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी, इसी के मूवमेंट के चलते इलेक्ट्रिसिटी होता है अंदर में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री आयंस।
यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री आयन। ये भी आयन है, ये भी आयन है। तो यहां पे आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर conduct electricity through the movement of free ions. Free ions हो गया। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर को देखते हैं। सेमीकंडक्टर सो ये भी 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, सॉलिड स्टेट है, मॉडर्न फिजिक्स में ये आप पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर जो है या जंक्शन डायोड आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप इधर लिख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और इधर आप एन टाइप ले लीजिए और इसको कनेक्ट कर लीजिए पी टाइप से। यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लीजिए पी टाइप से। ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप में ज़्यादा निगेटिव होता है, मतलब इसमें होल्स कम कर लीजिए, जैसे 2 3 4 होल बना लीजिए और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रख लीजिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन कम रहेगा और इसमें होल्स ज़्यादा रहेगा। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, होल्स 8 कर लेंगे। तो ये है होल्स, इसको हम लोग बोलते हैं ये होल्स हुआ, और इसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये है इलेक्ट्रॉन। सो जैसे ही आप इसको टच करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो फ्लो होता है। तो बताइए यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये होल्स जो है इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर गया, ये होल्स इधर गया, जिसके चलते इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स, ऐसे लिखना है सेमीकंडक्टर। एंड फ्री होल्स। नेक्स्ट पॉइंट, करंट। करंट का यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर है। तो जो छोटा हुआ है जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो करंट में बच गए हैं, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये है कोई भी मेटालिक कंडक्टर ले लीजिए, ऐसा आप ले लेते हैं इस तरह से। फर्स्ट पॉइंट, तो इसमें जो करंट हुआ ये ऐसे आप प्लान कर लेंगे कि ये है करंट, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो। जिधर करंट रहेगा उसी डायरेक्शन में आप पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है तो सेम डायरेक्शन में, वैसे डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा ना।
उसके अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होता है वो अपोजिट चलता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गया ये। सो इलेक्ट्रिक करंट आई, सो इलेक्ट्रिक करंट सो आई को हम लोग बोलते हैं आई चार्ज पर यूनिट टाइम, ये ऐसे लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है और डिवाइड बाय टाइम टी है तो चार्ज पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट टाइम। सो इलेक्ट्रिक करंट जो हुआ चार्ज पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकल फॉर्म में भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू बाई आर डी टी, ऐसे लिखते हैं। और डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड द रेट ऑफ चार्ज, जो डी क्यू बाई डी टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल अगर चार्ज वेरिएबल है तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज, सो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम हुआ, डी क्यू बाई डी टी, ये ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा टर्म, आप यूनिट कर लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए, और कैसा क्वांटिटी है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, आई जो है वो डी क्यू बाई डी टी, सो यूनिट ऑफ क्यू आई, सो यूनिट है और डायमेंशन करना है, यूनिट एम्पियर, एक फंडामेंटल यूनिट भी लिख सकते हैं एम्पियर, एम्पियर ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यूनिट और डायमेंशन में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी था, जिसमें लेंथ था, टाइम था आपका, नौ एक करंट भी था, टेम्परेचर था आपका, मास था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस था। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। अदर यूनिट में आप कूलॉम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, कूलॉम पर सेकेंड ये लिख सकते हैं। और डायमेंशन ए रहेगा, डायमेंशन ऑफ आई वो ए, एम्पियर फंडामेंटल है, सो डायमेंशन जो हो गया आई। सो ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, और एम्पियर फंडामेंटल है तो डायमेंशन ए से लिखते हैं। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है आई से भी लिखा रहता है, तो करंट है तो करंट को कई कई बुक में आई लिखा रहता है, बट होता ए है, हम लोग ए यूज करेंगे एम्पियर। थर्ड पॉइंट, सॉरी, थर्ड पॉइंट देखिए, ये करंट जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप ऐसे देख रहे हैं कि ये आई, ठीक है, सो आई जो है वो करंट, ये करंट है। तो करंट में दोनों टर्म है, देखिए मैग्नीट्यूड भी है, मान लीजिए करंट जो भी है आपको, मान लीजिए ये करंट जो है वो 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर करंट है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, 5 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं होता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो करंट, सो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है आप प्लस डायरेक्शन भी है, सो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। देखिए जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है तो वेक्टर होना चाहिए, बट नॉट वेक्टर, ये वेक्टर नहीं होता। करंट स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होता है। स्केलर इसलिए कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है, क्योंकि ये स्केलर है, बिकॉज इट नॉट फॉलो
current not follow triangle law of addition rule. Not follow triangle law of addition. ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि वेक्टर के 3 कंडीशन होते हैं। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और ट्रायंगल लॉ भी फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगल लॉ का मतलब ऐसा, मान लीजिए कि ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, ये है एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा ऐसे रिजल्टेंट, या फिर आप इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए और दोनों के बीच में एंगल है थीटा और ये जाता है रिजल्टेंट, ऐसे रिजल्टेंट इस तरह से। सो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर रूल रहेगा तो रिजल्टेंट जो होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये है ऐसा। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रूल। इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा। दो वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर इस रूल को फॉलो करे तो रिजल्टेंट लिखने का तरीका ये होता है कि ये इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ऐसा होना चाहिए। ये वेक्टर का कंडीशन है कि वेक्टर अगर हो तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन रूल फॉलो करना चाहिए। बट करंट इसको नहीं फॉलो करता है। करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट इस रूल को फॉलो नहीं करता है। आप चेक कर लेंगे, मान लीजिए अगर आपके पास है ऐसा, इस तरह है करंट, ऐसा करंट है। अगर यहाँ करंट जो है वो 5 एम्पियर है और ये यहाँ पे ब्रांच जाएगा तो यहाँ चला जाएगा 2 एम्पियर या यहाँ चला जाएगा 3 एम्पियर। और मान लीजिए ये एंगल जो है, ये एंगल जो है मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है, तो करंट जो है वो ट्रायंगल लॉ नहीं फॉलो करता है। सिंपल करंट जो होता है, ये आप जानते हैं किरचॉफ रूल कि ये जस्ट 5 एम्पियर जो है वो जंक्शन पे डिवाइड हो जाएगा 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। ये सिंपल एडिशन रूल है, सिंपल एडिशन रूल। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो करंट है, ये करंट जो है इस रूल को नहीं फॉलो करता है। करंट जो होता है, आप सोच रहे होंगे कि अंडर रूट ये ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2 और 2 इंटू 3 और कॉस और 60 डिग्री ऐसे ये फॉलो करेगा, नहीं, ये रूल को नहीं फॉलो करता। करंट इस रूल को नहीं फॉलो करेगा। सिंपल करंट जो होता है वो 5 एम्पियर हो जाएगा, ऐसे सिंपल एडिशन रूल फॉलो करता है। यहाँ से 3 प्लस 2 5। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता है करंट। करंट सिंपल रूल को ऐसे फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर होता है। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब चीज़ें। नेक्स्ट देखिए आपका 4th पॉइंट। एक वायर है ऐसा, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का। किसी भी शेप का वायर है, तो अगर इस वायर में मान लीजिए ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये है करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर के अंदर ये करंट, ये जो आई हो, ये करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है आई। ये करंट जो हुआ वो स्केलर है। ठीक है,
एक टर्म होता है, देखिए ये एक छोटा सा सेक्शन लेना होता है, वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। ये इस सेक्शन में, इस सेक्शन का लेंथ डीएल है, और लेंथ डीएल जो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शन में लेंथ है, और इसमें करंट ये है, ये डीएल ऐसे है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट जो कहेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट कहेंगे इसमें, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट, इसको हम लोग छोटा सा करंट एलिमेंट बोलते हैं। ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसको हम लोग साइंस में करंट, ये करंट एलिमेंट, ऐसा करंट एलिमेंट होता है आई और डीएल, ऐसे आई और डीएल, डीएल जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट तो स्केलर हुआ, बट डीएल, डीएल जो है, डीएल छोटा सा एलिमेंट और लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर है, बट करंट एलिमेंट जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हो गया, आपको पढ़ना है ये बार्ट-सावर्त लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर में आएगा ये। तो इसका डायरेक्शन रहेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट एलिमेंट वेक्टर है, डायरेक्शन अलोंग अलोंग आई, जो आई है उसी के डायरेक्शन में रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, करंट जो है वो आई, ये करंट है, वो आई करंट है। एक टर्म है करंट डेंसिटी, करंट खुद अपने में स्केलर होगा, बट करंट एलिमेंट वेक्टर है, और एक होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो हुआ जे, जे हम लोग बोलते हैं, और जे जो करंट डेंसिटी है वो आई बाई ए, ये है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये स्केलर है, बट एक करंट एलिमेंट ये वेक्टर है, और करंट डेंसिटी भी वेक्टर, डायरेक्शन अलोंग द करंट, क्योंकि आई जिधर चल रहा है उधर ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। फाइन, ऐसे मान लीजिए ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये वायर है और जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, या आप अलग अलग वायर ले सकते हैं, कॉपर वायर ले लीजिए, आयरन वायर ले लीजिए, एल्युमिनियम वायर ले लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए ये है कॉपर है, यहाँ से कॉपर है, ये एल्युमिनियम का वायर है, ये आयरन का वायर है, और सब नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर ये 3-4 वायर है और सब सीरीज कॉम्बिनेशन में, और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ऑफ वायर, सारा वायर्स का जो क्रॉस सेक्शन है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। और अगर सीरीज में रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा इसमें, करंट मतलब यहाँ पे करंट जो हुआ, और यहाँ करंट हुआ, और यहाँ करंट हुआ, तीनों जगह करंट जो है वो कांस्टेंट, करंट जो है कांस्टेंट होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो छूटा हुआ, छोटा छोटा पार्ट जो है वो हम लोग कलेक्ट करके डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी है वो डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट,
कुछ क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको। थर्ड पॉइंट, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि करंट जो है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, ये हम लोग जानते हैं। ना इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू वो हो गया आई और डी टी हो गया। नो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड डी क्यू करेंगे और यहाँ है आई और डी टी। जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये हुआ Q, और Q इज इक्वल टू जो है वो I, इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी, ये है। तो कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग मैथ भी यूज करेंगे, और आप इसका मीनिंग आप जानते हैं। इसका मीनिंग जो है, जैसे ये जो टर्म लिख रहे हैं कि ये चार्ज फ्लो जो है वो I और इंटू डी टी, इसका जो मीनिंग होता है वो हम लोग पढ़े हुए हैं बेसिक फिजिक्स में कि ये एरिया अंडर, इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है एरिया अंडर द करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सो ये चार्ज फ्लो, क्यू का मतलब लेफ्ट साइड जो हुआ चार्ज फ्लो, और राइट साइड जो हुआ, राइट साइड ये मैथमेटिकल फॉर्म जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एरिया, एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम कर्व, ये है। तो करंट और वर्सेस टाइम कर्व का अगर हम लोग एरिया बनाएंगे तो वो चार्ज फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मुझे यहाँ करंट और टाइम ग्राफ का प्लॉट करना हो, ये करंट है और इस साइड हम लोग प्लॉट कर रहे हैं टाइम, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का प्लॉट करने के बाद मान लीजिए ये लिमिट है, यहाँ से लिमिट लिया मैंने T1 और ये लिमिट ले लिया T2। सो T1 T2 के बीच में ये जो एरिया आ गया, ये जो एरिया हुआ, ये छोटा सा एरिया बिटवीन T1 एंड T2, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है ऐसा। तो मैं सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन है, बहुत आसान है बट ये सब। अब हो सकता है एक्सेस चेंज भी किया जाए, अगर एक्सेस मैं इधर कर लूँ आई कर लूँ और इधर टाइम कर लूँ ऐसे, और मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इस तरह से और ऐसे कर दूँ। ये टाइम है T1 और ये टाइम है T2 और ये है एरिया। सो ये एरिया जो होगा वो चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज। ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथ यूज करेंगे कहीं कहीं। सो यहाँ लिखा हुआ करंट और टाइम, ये है करंट और टाइम ग्राफ। तो इस साइड है टाइम और टाइम है सेकंड में, और ये है करंट ऐसे। 1 2 3 4 6 7 8 है 0, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 1 2, ये है 1 और ये 2, नीचे भी है नेगेटिव भी है। तो फर्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ से एक ग्राफ लिखा हुआ है 1 से और 2 के बीच में, एक ग्राफ ऐसे लिखा हुआ। दूसरा ग्राफ है 3 to 5 के बीच में, और दूसरा ग्राफ ऐसे। थर्ड ग्राफ है 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 ऐसे, ठीक है। इस तरह से ग्राफ लिखा हुआ पेपर में दिया हुआ आपका। द रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन डिफरेंट टाइम, रेशियो ऑफ चार्जेस चाहिए, एकदम आसान है। रेशियो ऑफ चार्ज मतलब इस सेक्शन का जो चार्ज हुआ ये Q1,
इस सेक्शन का जो चार्ज हुआ Q2, इस सेक्शन का चार्ज हुआ Q3। सो हमें चाहिए रेशियो ऑफ चार्जेस चाहिए Q1, Q2 और इंटू Q3, ये रेशियो ऑफ चार्जेस चाहिए। सो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ये एरिया बना, ये एरिया हुआ, वो एरिया करंट और टाइम ग्राफ का एरिया वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ये डायमेंशन हुआ 1 और ये डायमेंशन हुआ 2, तो ये 2 हुआ H2। ये एरिया यहाँ पे डायमेंशन 2 हुआ, ये डायमेंशन 1 हुआ 2। ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 2 और हाइट भी 2 है, सो ये भी 2 हुआ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ 1:1, 1:1। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे Q1, Q2, Q3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन की करंट इन अ कंडक्टिंग वायर वेरिंग एट अ टाइम। यहाँ पे एक वायर है और वायर में जो करंट वेरी कर रहा है वो फंक्शन है करंट का 2t प्लस 3t²। ये करंट का फंक्शन है 2t प्लस 3t²। करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकेंड, ऐसा यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, ये इस टाइम के बीच में जो चार्ज फ्लो होगा वो निकालना। सो चार्ज फ्लो चाहिए 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड के बीच में। आसान सा है, करिए सॉल्व, एकदम सिंपल सा। ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में भी आता है, थोड़ा सा मैथ है, बट इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको आता है। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू 2t प्लस 3t²। करंट जो होता है dq/dt, ये हो गया 2t प्लस 3t²। नेक्स्ट आप इधर dq कर लेंगे और इस साइड में कर लेंगे और 2t dt और प्लस 3t² और dt, ऐसे कर लेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है साइन। यहाँ dq हो गया और 2t dt प्लस 3t² dt। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऐसे साइन लगा देंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट ले लेंगे 2 to 3, यहाँ 2 है 3, यहाँ लिमिट लेंगे 2 to 3, सॉल्व कर लेंगे। इधर चार्ज फ्लो हो गया इज इक्वल टू, ये 2 हुआ और ये हुआ t²/2 और लिमिट लेंगे 2 to 3 प्लस 3 लेंगे, वो t पे पावर 3 और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। लिमिट लेना है 2 to 3, सॉल्व कर लीजिए। सो 2 and 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे है t² और 2 to 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, t³ 2 to 3। सो इसका क्यूब करना है, क्यूब 3 का स्क्वायर करना है, तो 9 - 4 प्लस 3 का क्यूब करना है 3 3 3 27 - 8। सो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 5 प्लस 19। सो चार्ज फ्लो हुआ 24 कूलम। सो मैं चेक कर लेता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी आते हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन। सो 24 कूलम, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 - 0.08, 4 - 0.08।
और बगल में यहाँ टाइम है, सब कुछ ऐसा यूनिट में है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन 50 सेकेंड, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन 50 सेकेंड बनेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन 50 सेकेंड। इन 50 सेकेंड ये निकालना है। करिए, सॉल्व करिए इसको। एकदम इजी सा, ये मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपका आई का मतलब हुआ डी क्यू और डिवाइड बाई डी टी। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 माइनस 8/100 हो जाएगा, 4/50, और ये चलिए रख लेते हैं 8/100 ही कर लेते हैं इसको, और इंटू टी। नाउ डी क्यू और डी टी को उधर ले जाइए, तो ये इस साइड डी क्यू हो गया, यहाँ पे हो गया 4 और डी टी, माइनस यहाँ पे हो गया 2 और डिवाइड बाई 25 और टी और डी टी। ठीक है, कितना टाइम है? 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे ये 0 to 50 और यहाँ पे भी 0 to 50 हो गया। नेक्स्ट, ये चार्ज जो फ्लो कर रहा है, चार्ज, इसका इंटीग्रेशन Q हो गया, और 4 dt का इंटीग्रेशन T हो गया, और 0 to 50 माइनस 2/25 हो गया, और ये हुआ T²/2, सो 1/2 T² जो हुआ वो 0 to 50। चार्ज जो फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ 4 हुआ, और ये है 50 माइनस 0 माइनस 1/25 ये है, तो 50 इंटू 50 और माइनस 0 हो गया। चार्ज फ्लो जो हुआ यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे है 200 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 हो गया और 100 हो गया। चार्ज फ्लो हुआ यहाँ पे आपका 100 कूलम। कूलम, ठीक है। हमें चार्ज नहीं चाहिए था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन 50 सेकेंड। आपको जानना है ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज इज इक्वल टू, साइंस में होता है n इंटू ई। एन, ये n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, तो चार्ज की जगह n इंटू ई इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो एक जीरो इधर और आ जाएगा, तो 10⁻20, सो 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻20 इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। सो 10 डिवाइड बाई 1.6 सॉल्व कर लेंगे, सो 10 डिवाइड बाई 1.6, सो 6.25 इंटू 10⁻20 है ऑप्शन में, 6.25 इंटू 10⁻20 इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 पॉइंट।
सो करंट फ्लो थ्रू द वायर डिपेंड ऑन 3t²। आई जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, 3t² प्लस 2t प्लस 5, 3t² प्लस 2t प्लस 5, ऐसे डाटा लिखा हुआ है। नाउ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 0 to 2 सेकेंड। आसान सा है, चार्ज फ्लो इन 0 to 2 सेकेंड। सो 0 to 2 सेकेंड में चार्ज फ्लो चाहिए, फास्ट कर लीजिए आप। 0 to 2 सेकेंड चार्ज फ्लो चाहिए। चार्ज फ्लो निकालना, ये निकालना। सॉल्व करिए एकदम इजी से। देखिए यहाँ पे करंट आई की जगह आप लिखेंगे डी क्यू और डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ पे लिखेंगे 3t² और प्लस 2t प्लस 5। ये सब मेडिकल में भी क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारा आता है, एकदम इजी है आपका। आप जस्ट एक लाइन में भी बना सकते हैं। यहाँ डी क्यू कर लीजिए आपका, यहाँ 3t² dt प्लस 2 और t और dt और प्लस 5 और dt, और यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। 0 to 2 सेकेंड तक आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ 0 और ये 2, यहाँ 0 और 2, फिर यहाँ पे 0 और 2, ऐसे। यहाँ पे क्यू कर लीजिएगा, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 3 और t³/3। ये लिमिट हो गया 0 to 2, 3 and 3 कैंसिल हो गया। नाउ 2 t²/2, t²/2, सो ये है 0 to 2 प्लस 5, ये है t, ये लिमिट लीजिएगा 0 to 2। सो ये जो है 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। फाइनली चार्ज फ्लो यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 8 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 0। सॉल्व कर लेंगे। चार्ज फ्लो जो हुआ 12 और प्लस 10 22 कूलम हो गया। सो 22 कूलम है आंसर। नेक्स्ट, दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, वो भी अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन में प्रेजेंट कर दूंगा। क्वेश्चन बनाते हैं, पैकेज नहीं है। सो चार्ज फ्लो द कंडक्टिंग वायर एट टाइम t वेरीज एच। तो यहाँ से इसमें इस बार वायर में चार्जिंग लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पे ए टी और माइनस बी t²। ए एंड बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो द करेंट, नो करेंट, और भी ऑप्शन है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। मैं एक एक करके ऑप्शन दूंगा, आप पहले करंट निकाल दीजिए। तो करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। इसको आप क्यू जो है, जो क्यू है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया ए, और टाइम का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस बी, t² का डिफ्रेंसिएशन 2t। सो ये dq/dt करंट हो गया, और करंट इज इक्वल टू ए माइनस 2bt, ऐसे लिखा हुआ। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू माइनस और 2b और इंटू टी प्लस ए, ऐसे कर सकते हैं। तो यह करंट y इज इक्वल टू ये m x प्लस सी। तो ये करंट और टाइम, ये प्लॉट जब करेंगे, करंट और टाइम का प्लॉटिंग करेंगे, यहाँ टाइम कर लीजिए, यहाँ करंट कर लीजिए, और करंट और प्लॉट का जब टाइम करेंगे यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है,
यहाँ पे स्लोप जो हुआ वो निगेटिव हुआ ऐसा, सो स्लोप निगेटिव हुआ, स्लोप इज इक्वल टू -2b, स्लोप निगेटिव। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन का स्टेटमेंट वो मैं रीड करता हूं, आप बताएंगे। नंबर 1, यहाँ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है नंबर 1 ए में, करंट डिक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम। करंट जो है वो डिक्रीजेज linearly with time। करंट डिक्रीजेज linearly with time। टाइम के साथ ये लीनियर डिक्रीज कर रहा है, एकदम करेक्ट है। करंट टाइम के साथ लीनियर स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, डिक्रीजेज विथ टाइम, करेक्ट आंसर। बी, करंट reaches the maximum, reaches a maximum, current reaches a maximum and then decreases, and then decreases। मतलब पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो रहा है क्या कि टाइम के साथ करंट जो है वो अपने मैक्सिमम पे गया और फिर डिक्रीज किया, ऐसे हो रहा है क्या फंक्शन? तो आंसर है नहीं, गलत है। ये करंट टाइम के साथ ये लीनियर फंक्शन है, हम लोग निकाल चुके हैं। ए करेक्ट है और बी रॉन्ग है, बी नहीं होगा, बी गलत है आपका। सी, सी, करंट फॉल टू जीरो आफ्टर टाइम। करंट लिखा हुआ है फॉल टू जीरो, आफ्टर टाइम। टी इज इक्वल टू A/2b। चेक कर लेते हैं, ये तो आसान ही है, इसमें कुछ है नहीं, चेक कर लेंगे हम लोग। आप जानते हैं, बताइए यहाँ पे करंट, करंट को अगर हम लोग जीरो करेंगे, आप करंट निकाल चुके हैं, वो है A-2b/t, और अगर करंट जीरो हुआ तो ये A-2bt। सो जो टाइमिंग हुआ वो है A/2b। जब करंट जीरो हुआ तो ये टाइमिंग A-2b, A/2b करेक्ट है। सी एकदम करेक्ट। डी, करंट चेंजेज एट रेट ऑफ, ये करंट चेंजेज एट रेट ऑफ -2b। करंट चेंजेज एट द रेट ऑफ -2b, एकदम आसान है, चेक करते हैं हम लोग। दो आई है, आई इज इक्वल टू है A-2b/t, और अगर मैं इसको di/dt करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt, तो ये तो जीरो हो गया और -2b और ये 1 हुआ। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सो di/dt, करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ -2b, एकदम करेक्ट। करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ -2b, एकदम करेक्ट। 3 ऑप्शन करेक्ट था, तो आसान सा क्वेश्चन। एक और ही ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो 7, ऐसे ही स्टेटमेंट रहेगा। तो चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर 80 -12 BT² प्लस 1/6 C और TQ। ए बी सी पॉजिटिव कांस्टेंट है करंट के बारे में। ए बी सी तीनों के तीनों पॉजिटिव कांस्टेंट है। सो करंट निकालिए, फिर हम लोग प्लान करते हैं कि क्या ऑप्शन में ऐसे ही है। ऐसी तरह से मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है, और आप करंट निकालिए तब तक। ऑप्शन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्या है ऑप्शन में देखते हैं। बताइए।
सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी क्यू बाई डी टी कर लेंगे, तो डी क्यू बाई डी टी जो हो गया वो करेंगे तो ये ए हुआ इंटू 1 माइनस हाफ और बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t हो गया प्लस 1/6 सी टी क्यू का मतलब 3t स्क्वायर, ये है आपका, और ये टर्म हो गया करंट। तो करंट इज इक्वल टू हो गया ए, 2 कट जाएगा, माइनस बी इंटू टी प्लस हाफ सी टी स्क्वायर, ये है करंट। करंट के लिए फॉर्मूला हो गया ये। नेक्स्ट, हैज इनिशियल वैल्यू ए, नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए, करंट हैज इनिशियल वैल्यू ए। चेक करते हैं इनिशियल वैल्यू का मतलब टाइम 0, चेक करते हैं अगर टाइम 0 है, व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू का मतलब t इज इक्वल टू 0, देन करंट का वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, जब टाइम 0 करेंगे तो ये 0 एक ए हो जाएगा। तो एकदम करेक्ट है ये लाइन जो है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बी में चेक करते हैं, करंट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर टाइम बी बाई सी। तो करंट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर टाइम b by c, after time b by c, current reaches a maximum value after time b by c। चेक करते हैं, सो करंट reaches a maximum value after time b by c, मैक्सिमम और मिनिमम, करंट का मैक्सिमम मिनिमम लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पे करंट, आप जानते हैं करंट का जो वैल्यू है वो है ए माइनस बी इंटू टी प्लस हाफ और सी टी स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन है फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ये 0 हो गया, यहाँ हो गया माइनस बी और प्लस हाफ सी, टी स्क्वायर का 2t हो गया, तो c इंटू टी ऐसे। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए, वो मैक्सिमम मिनिमम के लिए फॉर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन होता है फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करेंगे टाइम इज इक्वल टू बी बाई सी, देन टाइम जो है वो इक्वल टू बी बाई सी। अब देखते हैं कि इस टाइम पे क्या सेकेंड डेरिवेटिव को बना के देखते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव मैं निकालूंगा डी टू आई बाई डी टी टू, अगर जैसे सेकेंड डेरिवेटिव मैं निकालूंगा ये माइनस बी के बराबर हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होता है, इसका मतलब करंट मैक्सिमम होगा, इसका मीनिंग सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव का मतलब करंट मैक्सिमम एट टाइम बी बाई सी। तो करंट रिचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट टाइम बी बाई सी, करेक्ट है। निगेटिव का मतलब हुआ करंट मैक्सिमम। टाइम बी बाई सी। तो आप जानते हैं ये कैलकुलस का जो रूल है, हम लोग 11th क्लास के फंडामेंटल फिजिक्स में पढ़े हुए, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, उस पर पढ़ा हुआ है। मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना है, सेकंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव हुआ तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। चलिए सी और डी चेक करते हैं। सी, सी गलत है, सी में लिखा हुआ है करंट रिचेज अ मैक्सिमम वैल्यू
आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम रुकिए रुकिए तो रुकिए, मैक्सिमम मिनिमम है, प्लीज प्लीज करेक्शन। करंट रिचेज, बी ऑप्शन में लिखा हुआ करंट रिचेज मिनिमम वैल्यू, यहाँ प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, रुकिए मुझे चेक करने दीजिए। मिनिमम, करंट रिचेज मिनिमम वैल्यू आफ्टर टाइम ऑफ बी बाई सी, करंट रिचेज मैक्सिमम वैल्यू, करंट रिचेज मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर टाइम बी बाई सी। ओके, सो प्लीज वेट करेंगे, वेट करिए, दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, रुकिए इसको मुझे चेक करने दीजिए। सो लिखने में मिस्टेक हुआ, एक बार रीचेक करने दीजिए मुझे। सो 80 माइनस हाफ बी टी स्क्वायर और 1/6 सी टी क्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो 2 बी टी, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी ये 0 हो गया, माइनस बी प्लस यहाँ सी टी। ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, बी बाई सी तो करेक्ट है। जब हम लोग बात करेंगे, हो गलती हुआ मुझसे, गलती हो गया यहाँ पे ना। अगर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा और सिर्फ सी आएगा, प्लीज करेक्शन करना है। और सी जो है वो पॉजिटिव है, सी एक पॉजिटिव नंबर है। वही इसको लिखने के बाद थोड़ा करेक्शन, मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गया था, इसको डिफ्रेंशिएट करने में गलती हो गया। ये 0 होगा, ये टर्म सी होगा। अगर ये टर्म जो है सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो करंट मिनिमम होगा, तो ये करंट मैक्सिमम ना करके वो मिस्टेक हो गया था, प्लीज करेक्शन करेंगे। मिनिमम एट बी बाई सी, ये सही है, मिनिमम के लिए है। और अगर मिनिमम है तो ये वाला गलत है, ये गलत है। ठीक है, एक ऑप्शन और है, हैज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सो करंट मैक्सिमम ही रहेगा, हैज आइदर अ मैक्सिमम और अ मिनिमम वैल्यू। ए माइनस बी स्क्वायर बाई 2c, ये सो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ए माइनस बी स्क्वायर बाई 2c। देखते हैं, मैक्सिमम ही रहेगा, मैक्सिमम ही रहेगा आपका करंट का जो मैक्सिमम ही वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू ना, ये मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू हुआ क्या है, ए माइनस बी इंटू टी और प्लस हाफ और सी टी स्क्वायर। और टाइमिंग, यहाँ पे मिनिमम के लिए टाइमिंग जो है वो बी बाई सी है, आप जानते हैं। पुट करके देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। तो ए माइनस बी स्क्वायर बाई सी हाफ सी बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ये हाफ बी स्क्वायर बाई सी, हाफ बी स्क्वायर बाई सी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो करंट का जो मिनिमम वैल्यू है आ तो रहा है, यहाँ हो गया ए हो गया माइनस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ऐसे बी स्क्वायर बाई 2c, सॉरी बी स्क्वायर बाई 2c घटाएंगे यहाँ से, माइनस बी स्क्वायर बाई 2c, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट,